नहायत रहम कर। हम अभी आज की इस क्लास में एंजाइम्स का पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। और लेट्स सी के हमें इसमें में क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको एंजाइम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और इनका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, यानी इनका एक थ्री डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। एंजाइम्स अपने एक्शन में हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देना। फिर ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्शन को, और केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। और इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कि इनको हमेशा एक्वस इन्वायरमेंट में ये काम करते हैं। एंजाइम नॉन एक्वस इन्वायरमेंट में काम नहीं करते। और फिर उसके बाद ये कि ये ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। और एंजाइम्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी कैटलाइज करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कैटलाइज करते हैं। यानी ये चीज़ों को तोड़ने में भी हेल्प करते हैं और जोड़ने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद बेटे, एंजाइम का जनरल स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए। एंजाइम्स के जनरल स्ट्रक्चर में हमें ये पता है कि एंजाइम्स के पास एक एक्टिव साइट होती है। और इस एक्टिव साइट के अंदर भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम बोलते हैं कि ये बाइंडिंग साइट है, और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं कि ये कैटालिटिक साइट है। तो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैटालिटिक साइट भी होती है और इसके अंदर बाइंडिंग साइट भी होती है। और ये दोनों एक्टिव साइट का ही हिस्सा होते हैं। फिर एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा जो साइट है उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। सो पूरे का पूरा ये एंजाइम एक्टिव साइट के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारे का सारा इसकी एलोस्टेरिक साइट कहलाता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम्स जब चूंकि एक्वस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इनके जो अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं। सॉरी, हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं। और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अंदर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं। और इनका ये डिफरेंस इन हाइड्रोफोबिक होना या हाइड्रोफिलिक होना, ये एंजाइम को एक बहुत ही अच्छी थ्री डायमेंशनल किस्म की शेप देता है। और ये जो एक्टिव साइट होती है आप जानते हैं, इसके जो आर ग्रुप्स होते हैं, स्पेसिफिकली एक्टिव साइट के जो आर ग्रुप्स हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में इसको हेल्प करते हैं। सो एक्चुअली इसके आर ग्रुप सबस्ट्रेट के रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ, रिएक्टिव ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है। अब एंजाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो है वो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो ये उनकी स्पेसिफिसिटी को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा होता है। और आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर के जो एंजाइम है वो लॉग है, और जो सबस्ट्रेट है वो इस पूरे इस हाइपोथेसिस के अंदर जो सबस्ट्रेट है। मैंने नींद तो निकाल ली। ठीक है, समझ गया हूँ मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। जाना चाहिए कंट्रोल्स में।
थैंक यू बेटा, थैंक यू। शाबाश मेरे जांबाजो, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि हम म्यूट हो गए हैं और आपने हमें बताया। वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं आप लोग। अच्छा जी, तो दूसरा, सो ये पहला मॉडल क्या था? लॉग एंड की मॉडल, जिसमें आपको बताया कि सबस्ट्रेट और जो एंजाइम है, तो वो एक दूसरे के 100% कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं और एक दूसरे के अंदर यूं फिट इन होते हैं कि वो बिल्कुल जैसे ताला और चाबी फिट होती है। तो ये तो उसकी स्पेसिफिसिटी को बताता था। मगर ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अब पढ़ रहे हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। दिस इज समथिंग। ओके। unable to join, some students are unable to join, but why? ओके। अब हो जाएगा, मैंने सेटिंग चेंज कर दिया, रीजॉइन हो जाएगा। यार मैं इस चक्कर में हूँ कि कोई ग्रुप में इंपॉर्टेंट बात हो रही होगी कि क्लास हिंडर तो नहीं हो रही, तुम लोगों ने अपने गेम स्कोर शेयर करने शुरू कर दिए हैं। जाओ बेटा, हमारी भी दुआ है, हारोगे तुम गेम ये। अच्छा जी। द इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि सबस्ट्रेट जो है ना, ये परफेक्टली फिट इन नहीं होता, ठीक है, एक्टिव साइट के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, ये एंजाइम की शेप आपको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है, सबस्ट्रेट की डिफरेंट। यहाँ सबस्ट्रेट की डिफरेंट, एंजाइम की शेप एक्टिव साइट की डिफरेंट नज़र आ रही है। वो ये कह रहा है कि जो एक्टिव साइट है, वो अपने अंदर और सबस्ट्रेट अपने अंदर छोटे छोटे से चेंजेस लेके आता है, ताकि परफेक्टली जो सबस्ट्रेट है वो उसके अंदर फिट हो सके। सो आप देखें कि जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एक्टिव साइट में हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ सबस्ट्रेट की शेप में हुआ है, और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्टली फिट इन हो गए हैं। और इसमें भी एंड पर वही होता है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद एंड पे प्रोडक्ट्स निकल गई, एंजाइम फिर वैसे का वैसे ही रहा दोबारा से इस्तेमाल के लिए। सो कुल मिला के जो आपके पास ये इंड्यूस फिट मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि आपका जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, वो सबस्ट्रेट को अपने साथ फिट इन करने के लिए अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लेके आती है, ताकि सबस्ट्रेट परफेक्टली उसके अंदर फिट इन हो सके। उसके बाद अगली बात, अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो प्लांट्स हैं, ये सूरज की जो रोशनी है उसको ये लेते हैं, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर ज़मीन से पानी लेते हैं, और पानी और कार्बन को आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। अब ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तब तक मौजूद रहती है जब तक कि आप उसको वहाँ से रिलीज़ ना करवाना चाहें। और जब आप उसको वहाँ से रिलीज़ करवाना चाहें, तो दो तरीके से रिलीज़ हो सकती है। एक तो ये कि आप उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कंबशन कर दें, और दूसरा ये तरीका होता है कि आप उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डाइजेशन करें। या तो कंबशन से आप उसको निकाल सकते हैं उस एनर्जी को, या आप उस एनर्जी को डाइजेशन से निकाल सकते हैं। ये दो ही तरीके हैं। अब कंबशन जो है, ये बहुत ही फास्ट तरीकाकार है। और कंबशन का प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही क्विकली रिलीज होकर ख़त्म हो जाती है। ये जो एनर्जी है वो बहुत ही क्विकली रिलीज होकर ख़त्म हो जाती है। सो और उसके दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। सो इतनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये हम अपनी बॉडी में मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम्स काम करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ पर आपको एक रिएक्शन प्रोग्रेस हम दिखा रहे हैं और साथ ही एनर्जी वैल्यू दिखा रहे हैं एक एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन की। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप एंजाइम के बगैर किसी प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की एनर्जी निकालना चाहें तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। मगर अगर आप एंजाइम के साथ ये काम करते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिड्यूस कर दी है। सो ए जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स, और सी जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज विदाउट एंजाइम्स, और वो जो दूसरा वाला है वो क्या है, दैट इज विद एंजाइम्स। बड़े वो आपको मुख्तलिफ तरह से आपको घुमाने फिराने की कोशिश करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, मगर आपने घूमना नहीं है। आपने कहना है कि हमें पता है कि ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इज विदाउट एंजाइम, और प्रोडक्ट की तो जाहिर है जितनी भी एनर्जी होती है वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेंगे, वो अपनी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एनर्जी तो रिलीज नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ देख लीजिए, इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ये है विद एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो ज़्यादा वाली एनर्जी है ये दिस इज विदाउट एंजाइम। तो इसमें वो आपको ऐसे सवाल दिखा देगा। मैं भी आपको जो लिंक्स भेजूंगा उसके अंदर मैंने एंजाइम्स के पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि वो किस किस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। उसके अंदर आपके पास टेम्परेचर है, पीएच है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर्स हैं और को एंजाइम्स हैं। सो हम लोग आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर में हर चीज़ पढ़ेंगे, सिर्फ को एंजाइम्स नहीं पढ़ेंगे, वो आपकी हायर क्लासेस के लिए छोड़ेंगे। और जो दो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आपको पता होनी चाहिए, एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल बना के अपने अंदर से बाहर रिलीज कर देता है, सेल एंजाइम्स को बनाता है और बाहर रिलीज कर देता है। और दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं। और ये जो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं ये सेल बनाकर अपने अंदर ही रखता है, सेल इनको बनाता है और अपने अंदर ही रखता है, क्योंकि इनका जो यूज़ है वो सेल के अंदर ही होना होता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। तो इसकी एग्जांपल्स आपको स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखी है। ये क्या चक्कर है, मैंने तो सिर्फ म्यूट किया था सबको। जी अनाब बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरी क्लासमेट कब से क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, उससे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। और अल्लाह। आप ग्रुप में रिप्लाई भी नहीं कर रहे। ठहरो ठहरो, पढ़ाने में बिजी हो जाता हूँ ना, मेरा मैसेज नहीं देखता, एक मिनट। सस्पेंड पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज, सेट मीटिंग टाइमर्स। कोई गलत बटन दबा दिया मुझे लगता है मैंने। हाँ, लॉक मीटिंग, ये ले, अनलॉक कर दी। यू हैव अनलॉक द मीटिंग, न्यू पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन, उसको कहीं अब ज्वाइन करें। ओके जी। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जिनको बना के सेल रिलीज कर देता है दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, और ऐसे एंजाइम्स जिनको सेल बनाता है और अपने अंदर ही रखता है दे आर कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। क्योंकि उसको उसने सेल ने जो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं
उसको उसने अपने साइटोप्लाज्म के अंदर इस्तेमाल करना होता है। और ख़ास तौर पे जो जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर ही होते हैं, क्योंकि सेल इनको बनाता है और रिलीज करवा देता है इन द गट, इन दी, जैसे क्या उसे बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इसको रिलीज कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स की। अगर एंजाइम काइनेटिक्स की बात करने से पहले मुझे आपको ज़रा ये बताना होगा कि हमारे पास जो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखें। फर्ज कीजिए हमारे पास ये एंजाइम्स हैं, ये सबस्ट्रेट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो ये सारे का सारा जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे का सारा जो मटेरियल है, अगर मैं इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दूं तो ये बर्फ़ बन जाएगा। और अगर ये बर्फ़ बन गया तो ये कैसे बर्फ़ बनेगा? बिकॉज इसकी जो नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, और जब ये इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे तो जब हम इसको इस ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर, कि सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं दे आर इनएक्टिव। हम यहाँ पे इनको डीनेचर्ड नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि दे आर इनएक्टिव। यहाँ लिख लेते हैं। और जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, बाय 10 डिग्री बढ़ाएंगे, फिर और 10 डिग्री बढ़ाएंगे, तो करते 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 इसके अंदर जो इसकी मूवमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि जी ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो रही होती है। हमने यहाँ पे ये वर्ड भी लिख दिया है, दे हैव मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजन। हम ये नहीं कहेंगे दे हैव मैक्सिमम कोलिजन्स, क्योंकि मैक्सिमम कोलिजन तो इससे ऊपर वाले टेम्परेचर के ऊपर भी जाकर पड़ती हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब ये है कि वो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ टकराए भी, और टकराने के बाद वो क्या नाम लेते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट भी हो। राइट। और अगर उसके बाद भी आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं कि जो एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे टूट सकते हैं? दो तरीके से टूट सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, इसकी ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो भी ये टूट जाते हैं। या अगर आप इसको इनअप्रोप्रिएट पीएच दे दें, अगर आप इसको इनअप्रोप्रिएट पीएच दे देंगे तो भी ये जो हैं वो क्या करेंगे, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। और अगर एक मरतबा हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने की वजह से इनकी शेप चेंज हो जाती है। और जब इनकी शेप चेंज हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गया है। बिकॉज कुछ भी कर लें आप, इसकी शेप को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाया नहीं जा सकता। उसके बाद ये एंजाइम का सिर्फ एक ही काम होता है कि ये कहीं ना कहीं एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ हो जाए, एज अ फूड प्रोटीन सोर्स यूज़ हो जाए। और ये डीनेचरेशन जो है ये परमानेंट होती है। तो ये तो एक बात होगी कि पीएच, और अगर हम इसके टेम्परेचर में चेंज ले आए तो क्या हो सकता है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर हम एंजाइम्स का और जो सबस्ट्रेट्स हैं इनका क्या रोल है। अगर हमारे पास 10 सबस्ट्रेट्स हैं और 10 एंजाइम्स उनको 20 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं इन 10 सेकेंड्स, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हमें क्या इंक्रीज करना होगा? हमें इंक्रीज करना होगा अपना सबस्ट्रेट। अगर हम अपनी प्रोडक्ट क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि हमें सबस्ट्रेट्स इंक्रीज करने चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम टाइम रिड्यूस कर दें प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, तो फिर हमें उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? एंजाइम्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। एंजाइम्स की
क्वांटिटी जो है वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब एंजाइम्स की क्वांटिटी का इन इस पूरे के पूरे प्रोसेस से क्या ताल्लुक है? तो उसमें आपको बेटे ये जो ये जो ग्राफ है ये आपको इस चीज़ को समझने में बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन है और एक्स एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। क्या होगा, जैसे ही आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू करेंगे, यहाँ हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स पहले से ही एम्प्टी पड़े हुए हैं। बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट पहले से ही खाली पड़ी हुई है। तो जैसे ही आप इसको बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि इनकी जो एक्टिव साइट्स हैं ये बहुत तेज़ी से फिल होना शुरू हो जाएंगी। मगर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्टिव साइट सैचुरेशन। यानी इस पॉइंट के ऊपर उस रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद एंजाइम्स की तमाम तर एक्टिव साइट्स, उस रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद एंजाइम्स की तमाम तर एक्टिव साइट्स जो होंगी बेटे, वो फिलअप हो गई होंगी। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक एंजाइम मौजूद है। लेट्स से कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 एंजाइम्स मौजूद हैं और इन सब के साथ एक एक जो सबस्ट्रेट है वो इसके अंदर अटैच हो चुका हुआ है। अब एक एक सबस्ट्रेट अटैच है और एक एक सबस्ट्रेट बाहर खड़ा है इसके साथ अटैच होने के लिए। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के ऊपर वो इस पॉइंट के ऊपर आप हमारे जो एंजाइम्स हैं वो इस पॉइंट के ऊपर रीच हो चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही पिछला सबस्ट्रेट यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे ये पिछला सबस्ट्रेट यहाँ से प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा, अगला सबस्ट्रेट जो है वो इसमें एंटर हो जाएगा। पिछला सबस्ट्रेट बाहर निकलेगा, अगला सबस्ट्रेट एंटर हो जाएगा, पिछला बाहर निकलेगा, अगला सबस्ट्रेट एंटर हो जाएगा। यानी अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एंजाइम्स की जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये क्यों नहीं यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्यों आ गया? बिकॉज एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर फिक्स है। और यहाँ पर देखिए उसने लिखा भी हुआ है कि रिएक्शन रेट फॉलोज दिस पैटर्न व्हेन द अमाउंट ऑफ द एंजाइम्स इज फिक्स्ड। जब एंजाइम्स की जो अमाउंट होती है वो, प्यारे बच्चों, क्या होती है, वो फिक्स होती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एंजाइम्स को इस पॉइंट से बढ़ा दें, इस पॉइंट के ऊपर आप जाएं और आप एंजाइम्स की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो नेचुरली ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन फिर भी आएगा। ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कब हो जाएगा? इफ़ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इफ यू इंक्रीज द concentration of enzymes। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ, एक ये ग्राफ देखना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। और वो ग्राफ ये है कि आपके पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो चीज़ रिएक्शन के स्टार्ट में कम होती है और आहिस्ता 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 बढ़ जाती है, वो प्रोडक्ट होती है। जो स्टार्ट में कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, वो क्या होती है? दैट इज प्रोडक्ट। दैट इज प्रोडक्ट। जो चीज़ रिएक्शन के स्टार्ट और रिएक्शन के एंड दोनों पर सेम रहती है, वो होती है एंजाइम। दैट इज कॉल्ड एंजाइम। जो चीज़ रिएक्शन के स्टार्ट में ज़्यादा होती है और रिएक्शन जब एंड होने वाला होता है तो वो चीज़ घटना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सो मोरलेस ये एक जैसी रहती है, दिस इज एंजाइम। और ये जो हमारे पास है ये क्या है? सबस्ट्रेट। दिस इज सबस्ट्रेट। हाँ, यहाँ पर मैंने एक और ग्राफ बनाया था, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो वो ये है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में ये ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्शन अपनी
डायरेक्शन में जाना शुरू होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। बहुत आला। ऑल्टर बाय हो गए चाची हो। इस टाइम में ऑल्टर वाला नहीं तुम्हारा एहसास कर रहा है, इस टाइम सर साद एहसास कर रहे हैं तुम लोगों का, एंजाइम्स पढ़ा रहा हूँ। जी अब्दुल्ला, आपने हाथ खड़ा किया है, फरमाइए। सर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स शुरू में ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वो शुरू में जो एक्टिव साइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा ओपन पड़ी हुई होती हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बड़ी तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी एक नॉर्मल रेंज पे चले जाता है। फिर जैसे जैसे सबस्ट्रेट कम होना शुरू हो जाता है, डिमिनिश होना शुरू होता है, तो फिर ये भी डाउन हो जाता है। देखिए ना, ये हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट है, तो पहले पहले जब ये एक्टिव साइट्स हमारे पास ओपन पड़ी होंगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। मगर जैसे ही पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा उसके बाद फिर ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्योंकि पता है कि जब तक पिछला सबस्ट्रेट जो है उसने उतरना है तभी अगले सबस्ट्रेट ने जाकर अटैच होना है। और उसके बाद फिर जब पूरे के पूरे सबस्ट्रेट्स यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर के, तो फिर ये बिल्कुल डाउन चले जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम जरा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की बात करते हैं और एंजाइम एफिनिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास एक ही जो सबस्ट्रेट है उसको मल्टीपल एंजाइम्स ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी रखते हैं। सबस्ट्रेट आपके पास सेम होगा मगर मल्टीपल एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी रखते हैं। और इन एंजाइम्स की जो एफिनिटी है वो सबस्ट्रेट के लिए वो हमेशा डिफरेंट होती है। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, इस ग्राफ को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस ग्राफ को हम रीड्रॉ करते हैं। तो हम वाई एक्सिस के ऊपर हमने रखा है एंजाइम एक्टिविटी, और जो हमारी एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हम रखते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ओवर द टाइम हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वही अपना एक नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें एक पॉइंट के बाद एक मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अचीव हो जाता है और ये चलता चला जाता है। राइट। अब मैं आपके सामने दो तीन एंजाइम्स बनाता हूँ। लेट्स से कि ये जो हमने एंजाइम बनाया, ये हमने एंजाइम बनाया एक्स। एक और एंजाइम बनाता हूँ मैं, बड़ी ही सफाई से बनाया मैंने ये एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है वाई। और एक और एंजाइम यहाँ बनाता हूँ, इसका नाम है जेड, एंजाइम जी। ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से, जैसे मैं ये क्लास में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि आपको इन तीनों में से कौन सा एंजाइम ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है या किस एंजाइम की एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट ज़्यादा लग रही है, तो आप में से मैक्सिमम इंटेलिजेंट बच्चों ने यही जवाब दिया था, वाई। मगर इस वाई को हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट में कैसे देखते हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है। ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमारे पास वी मैक्स होता है। इस मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज वी मैक्स। अब हम अपने वी मैक्स का हाफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वी मैक्स की ये हमारे पास वैल्यू आ रही है तो हम वी मैक्स का हाफ लेते हैं।
लेट्स से कि हमारे पास वी मैक्स का हाफ ये वाली वैल्यू आ रही है, और हम अपने इस वी मैक्स के हाफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो देखते हैं कि वो एंजाइम के इस ग्राफ को कहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, ये हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, पर्पल कलर से लगा लेते हैं। अब अगर आप इस लाइन को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास जी है, जी, इसने ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कितनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर उठाया है। जो हमारे पास एक्स है उसने ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन कितनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर उठाया है। और ये जो हमारा वाई एंजाइम है जिसको कि आप सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, इसने कितनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया। तो हमारे पास, तो लेट्स से कि हम बात करते हैं एक्स की और वाई की और जी की। तो एक्स में ये जो वैल्यू दी है ये दी है तकरीबन 4 के करीब या 3.8 के करीब। वाई ने जो ये वैल्यू दिया है इसने 2.5 के करीब दी है, और जो हमारा जी है इसने ये वैल्यू दी है ऑलमोस्ट 8 के करीब। अब हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस आई हैं हमारे सामने, ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आई हैं, हम इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस को बोलेंगे ये हमारे पास माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट्स हैं। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट्स। इसकी वैल्यू जितनी स्मॉलर होती है, इसकी वैल्यू जितनी स्मॉलर होती है उतनी ज़्यादा एंजाइम की एफिनिटी ज़्यादा होती है फॉर द सबस्ट्रेट। तो हम ये कहेंगे स्मॉलर द वैल्यू of Michaelis-Menten constant, more is the affinity of enzyme for that substrate. More is the affinity of enzyme for the substrate. ओके जी, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट पर भी बात हो गई। अब हम एंजाइम इनहिबिशन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी, तो एंजाइम इनहिबिटर जो है ना बेटे हमारे पास, तो सबसे पहली जो इनहिबिशन है दैट इज कॉल्ड कंपैटिटिव इनहिबिशन। कंपैटिटिव इनहिबिशन के अंदर एक्टिव साइट के ऊपर जाके आपके सबस्ट्रेट की बजाय कोई ऐसा इनहिबिटर आकर अटैच हो जाता है जो एंजाइम को अपना जो प्रॉपर एक्शन है वो परफॉर्म नहीं करने दे रहा होता। ठीक है जी, इसको अगर हम ग्राफ पर देखें तो ग्राफ के ऊपर ये हमें कैसा नजर आता है, लेट्स सी। अच्छा, होता ही है कि जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप बढ़ा दें, जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है जिसने उस एंजाइम के ऊपर जाकर अटैच होना था, अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो जो इनहिबिटर की बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। हम कहते हैं temporary binding at active site, and if we increase the concentration of substrate, probability of binding with inhibitor slows down। तो अगर आप ग्राफ के ऊपर देखेंगे हमारे पास ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो कंपैटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ होगा वो इस तरह होगा कि वो अल्टीमेटली वो भी वी मैक्स पे पहुंच जरूर जाएगा। वो अल्टीमेटली वो भी वी मैक्स के ऊपर पहुंच जरूर जाएगा, मगर थोड़ा लेट पहुंचेगा, राइट, क्योंकि आपको पता है कि उसको इनहिबिशन का सामना है। लेकिन अगर, सो ये भी याद रखना है, बड़ा जरूरी है कि कंपटीशन जो होता है
वो सिर्फ एक्टिव साइट के ऊपर होता है। लेकिन अगर आपके इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर कोई परमानेंटली बाइंड कर जाए, तो ये नॉन कंपेटिटिव और इरिवर्सिबल इनिबिशन होती है। फिर इसी तरह अगर आपकी एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर कोई इनहिबिटर आकर बाइंड कर जाए और ओवरऑल एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो उसी को डैमेज कर दे, तो भी हमारे लिए ये नॉन कंपेटिटिव और रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल इनिबिशन होती है। अगर ऐसी इनिबिशन हो जिसके अंदर आप कोई और थर्ड एजेंट ऐड करके उसको वहां से रिमूव करवाने में कामयाब हो जाए और एंजाइम दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए, अगर एक ऐसी इनिबिशन हो कि जिसमें आप इनहिबिटर को कोई और एजेंट यूज करके, कोई और केमिकल यूज करके आप उसको एंजाइम से उतार सकें और एंजाइम दोबारा अपनी वर्किंग कंडीशन में चले जाए, तो ये नॉन कंपेटिटिव और रिवर्सेबल इनिबिशन होगी। मगर अगर ऐसी इनिबिशन हो जाए कि जिसके अंदर परमानेंट बाइंडिंग हो जाए एट दी एलोस्टेरिक साइट और आप कुछ भी करके इसको यहाँ से हटा ना सके, तो फिर ये नॉन कंपेटिटिव और इरिवर्सेबल इनिबिशन होगी। नॉन कंपेटिटिव भी होगी और इरिवर्सेबल भी होगी। आखिरी 2 मिनट में प्यारे बच्चों, हम ज़रा एंजाइम इमोबिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप एंजाइम को किसी सॉलिड मीडियम के ऊपर इमोबिलाइज करके सबस्ट्रेट को उसके ऊपर से फ्लो करवाएं, तो आप एंजाइम को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हमने लैक्टोज की इंटॉलरेंस की एग्जांपल ली थी। हम अपने एंजाइम को एक मटेरियल जिसको सोडियम एल्जिनेट कहते हैं उसके अंदर डालते हैं, और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड के अंदर हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसको ड्रॉप करवाते हैं। जब हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ करते हैं तो इसकी छोटी छोटी बीड्स बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्जिनेट बीड्स। और इनके ऊपर इमोबिलाइज्ड लैक्टेज लैक्टेज एंजाइम लगा हुआ होता है। हम इसको किसी ग्लास चैनल में भर के जब इसके ऊपर से अपना सबस्ट्रेट गुजारते हैं और जब वो नीचे से गुजरता है, तो उसका जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो चुका होता है। और ये कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारे पास हमारा लैक्टोज फ्री मिल्क बन जाता है। इसकी लिमिटेशन ये है, ये उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना फ्री एंजाइम एफिशिएंट होता है। लेकिन इसके एडवांटेजेस ये हैं, एक तो आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी हमारी आखिरी बात